नमस्कार। संसद टीवी के खास कार्यक्रम प्रश्नकाल विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। प्रश्नकाल के दौरान सांसद प्रशासन और सरकार के कार्यों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने आज 11 मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। बात लोकसभा की करें तो प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में 17 मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों और उससे जुड़े जवाब आपको दिखा रहे हैं। सांसद पूनम महाजन ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से सवाल किया कि बीते 5 वर्षों के दौरान मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी पहल की गई है। महाराष्ट्र के विशेष संदर्भ में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जा रही पहलों की राज्यवार सूची क्या है। बीते 5 वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के माध्यम से कुल कितने रोजगार सृजित किए गए हैं। इस योजना के कार्य निष्पादन को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियां और बाधाएं कौन कौन सी हैं, और इस योजना के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए इन चुनौतियों और बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने जानकारी दी कि मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य निवेश में सहायता करना, इनोवेशन को प्रोत्साहित करना, सर्वोत्तम अवसंरचना का निर्माण करना और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नव प्रयोग का केंद्र बनाना है। सरकार ने घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स में कमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, एफडीआई नीति में सुधार के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने समेत कई उपाय शामिल हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार करने और कोविड-19 के कारण उत्पन्न बाधाओं को विकास के अवसर में बदलने के लिए सरकार की ओर से कई उपाय किए गए हैं। भारत की विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए PLI स्कीम का 1.97 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन परिव्यय के साथ कार्यान्वयन किया जा रहा है। सरकार ने अधिक एफडीआई आकर्षित करने के लिए निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति लागू की है, जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रों को ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट के तहत 100% एफडीआई के लिए खोला गया है। सरकार ने रक्षा, पेंशन, वित्तीय सेवाएं, प्रसारण, फार्मास्यूटिकल्स, नागरिक विमानन, ई-कॉमर्स गतिविधियां, कोयला खनन, बीमा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और दूरसंचार समेत कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एफडीआई सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया है। सरकार के उठाए गए सुधारों के परिणाम स्वरूप देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है। भारत में एफडीआई वर्ष 2014-15 में 45.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2021-22 में बढ़कर 84.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। मेक इन इंडिया पहल 25 सितंबर 2014 को निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम श्रेणी के विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, व्यवसाय करने को आसान बनाने और कौशल विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस पहल का मकसद निवेश बढ़ाने के लिए नई प्रक्रियाओं को अपनाना, आधुनिक और कुशल बुनियादी ढांचे के लिए अनुकूल माहौल बनाना, विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रों को खोलना और सकारात्मक मानसिकता के माध्यम से सरकार और उद्योग के बीच साझेदारी बढ़ाना है। अपने लॉन्च के बाद से मेक इन इंडिया पहल ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। मेक इन इंडिया के तहत भारतीय रक्षा क्षेत्र अपार संभावनाओं के क्षेत्र के रूप में उभरा है। वर्ष 2014-15 में करीब 1000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया गया था। वहीं पिछले साल 13,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया गया। इसी तरह भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फोन उत्पादक देश बन गया है। देश में 200 से अधिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित हैं। मोबाइल फोन के निर्यात में 250% की बढ़ोतरी हुई है और ये 200 करोड़ यूनिट निर्माण का आंकड़ा पार कर चुका है। रेलवे कोच उत्पादन 2014-15 में 3,731 कोच से 2021-22 में 7,151 कोच के उत्पादन तक पहुंच गया है। खिलौना उद्योग के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 2,601 करोड़ रुपए के बराबर खिलौनों का निर्यात किया गया है, जो वित्त वर्ष 2018-19 के 1,612 करोड़ रुपए की तुलना में 61% से ज्यादा है।
वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। सरकार ने भारत में घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए चल रही योजनाओं के अलावा कई अन्य कदम उठाए हैं, जिसमें डिजिटाइजेशन के जरिए प्रक्रिया को आसान करना, मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान देना और एक जिला एक उत्पाद पहल के जरिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, NBFC और बैंकों की लिक्विडिटी प्रॉब्लम को आसान बनाना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए व्यापार नीति के उपाय शामिल हैं। लोकसभा सांसद जयंत सिन्हा ने संचार मंत्रालय से प्रश्न किया कि देश में वर्तमान में 5G की पहुंच का राज्यवार ब्यौरा क्या है। सरकार की देश के छोटे जिलों और गैर महानगरीय शहरों में 5G शुरू करने के लिए योजनाओं की जानकारी क्या है और सरकार की 5G आधारित सेवाओं के प्रावधान के लिए आकांक्षी जिलों के गांव को एकीकृत करने के लिए क्या योजना है। इस सवाल का जवाब संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि 1 अक्टूबर 2022 को 5G सेवाओं की शुरुआत के बाद से 14 महीनों की छोटी सी अवधि में देश भर के छोटे जिलों, गैर महानगरीय शहरों और आकांक्षी जिलों सहित 738 जिलों में 5G नेटवर्क को शुरू कर दिया गया है और करीब कुल 4 लाख 5G बेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। ये दुनिया में 5G नेटवर्क के होने वाले सबसे तेज रोल आउट में से एक है। देश में करीब 10 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं ने 5G सेवाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इन आंकड़ों के साथ भारत अब दुनिया के अग्रणी 5G इकोसिस्टम में से एक है। सरकार ने 5G नेटवर्क को तेजी से शुरू करने और देश के सभी भागों में 5G सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें वित्तीय सुधार किए गए हैं। खुली और पारदर्शी नीलामी के जरिए मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन किया गया है। कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्पेक्ट्रम को साझा करने, ट्रेडिंग करने, पट्टे पर देने और वापस करने की अनुमति दी गई है। SACFA यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति की मंजूरी के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। इस कदम के बाद प्रक्रिया में लगने वाला समय अब केवल 5 दिन रह गया है। भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत मार्ग के अधिकार नियम 2016 को अधिसूचित किया गया है। इसके बाद दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना के लिए जल्द मंजूरी मिल जाती है। भारतीय तार मार्ग के अधिकार संशोधन नियम 2022 में छोटे सेल और तार की लाइन की स्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग के लिए आवेदन की प्रक्रिया को अनुमति दी गई है। ROW अनुमतियों में तेजी लाने के लिए PM गति शक्ति संचार पोर्टल शुरू किया गया है। किसी भी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए जरूरी है कि देश के सभी इलाकों तक आधुनिक संचार सुविधाएं पहुंचे। इस दिशा में पिछले कुछ महीनों में भारत ने ऊंची छलांग लगाई है। जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा होता जाएगा, उसमें डिजिटल कनेक्टिविटी की भूमिका और बढ़ती जाएगी और इसमें 5वीं पीढ़ी की प्रौद्योगिकी सबसे अहम साबित होगी। भारत दुनिया में सबसे तेजी से 5G नेटवर्क का प्रसार करने वाला देश है। भारत ने 4 लाख 5G बेस स्टेशन विकसित किए हैं जो 97% से अधिक शहरों और 80% आबादी को कवर करते हैं। भारत की औसत मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड 1 साल के भीतर 3 गुना बढ़ गई है और ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत 118वें स्थान से 43वें पायदान पर आ गया है। भारत न केवल अपने 5G नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, बल्कि 6G टेक्नोलॉजी में भी अग्रणी बन रहा है। इस मोर्चे पर भारत ने जो कामयाबी हासिल की है, वैसा दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया है। भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G इकोसिस्टम है। जब 5G सेवा की शुरुआत हुई थी तो उसके 5 महीने के भीतर देश में 1 लाख 5G साइट की स्थापना कर ली गई थी। 8 महीने में 2 लाख 5G साइट की स्थापना कर ली गई। 10 महीने में 3 लाख का आंकड़ा पार कर लिया गया है। यानी 1 से 2 लाख 5G साइट पहुंचने में सिर्फ 3 महीने लगे, जबकि 2 से 3 लाख 5G साइट पहुंचने में तो महज 2 ही महीने लगे। 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई। 1 अक्टूबर 2022 को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता समेत देश के 13 शहरों में 5G सेवा की शुरुआत की गई थी। डिजिटल विभाजन की खाई को पाटने और अंतिम मील तक कनेक्टिविटी पहुंचाने में 5G सेवाओं का भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है।
सांसद हरनाथ सिंह यादव ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि क्या ये सच है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति 2014 की तुलना में अधिक तेज हो गई है? अगर हाँ, तो इससे जुड़ी जानकारी क्या है? क्या सरकार ने देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए कोई कार्य योजना निर्धारित की है? अगर हाँ, तो इससे जुड़ी जानकारी क्या है? इस सवाल का जवाब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में 2018-19 से 2022-23 के दौरान निर्माण की औसत गति लगभग 30 किलोमीटर प्रतिदिन है, जबकि 2009-2010 से 2013-2014 तक की 5 वर्ष के दौरान औसत गति लगभग 13 किलोमीटर प्रतिदिन थी। सरकार ने 40 जिला मुख्यालयों को छोड़कर बाकी सभी को 10 किलोमीटर के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पहुंच उपलब्ध करवाकर उनके लिए राष्ट्रीय राजमार्गों से संपर्कता का प्रावधान किया है। कहा जाता है जब एक सड़क बनती है तो अपने साथ कई सपने भी लेकर आती है। सपने विकास के, सपने रोजगार के, सपने जुड़ाव के और सपने खुशहाली के। आज देश भर में तेजी से फैलता सड़कों का जाल एक बड़ा कदम है उन करोड़ों आंखों के सपनों को पूरा करने की ओर जो दशकों से देश की मुख्य धारा में आने का इंतजार कर रहे थे। भारत में तेजी से सड़कों का निर्माण हो रहा है। हाईवे, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। रोड नेटवर्क में भारत लगातार कामयाबी हासिल कर रहा है। भारत सड़क नेटवर्क के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश बन चुका है। इसी साल भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। भारत ने 9 साल में विशाल रोड नेटवर्क का निर्माण किया है। साल 2014 के बाद से भारत में 1,45,000 किलोमीटर का लंबा रोड नेटवर्क तैयार हो गया है। पिछले 9 साल के दौरान देश में 50,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। 2014-15 में भारत में कुल 97,830 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग थे, जिसे मार्च 2023 तक बढ़ाकर 1,45,155 किलोमीटर कर दिया गया है। 2014-15 में हर रोज 12.1 किलोमीटर सड़कों के निर्माण से देश में 2021-22 में हर रोज 28.6 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। हर साल करीब 85% यात्री और 70% माल सड़कों के जरिए भेजा जाता है। भारत में करीब 63,73,000 किलोमीटर सड़क का नेटवर्क है। 9 साल में भारत में बढ़ते सड़कों के जाल ने देश को बड़ी कामयाबी दिलाई है। 9 साल में भारत ने कई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जोड़े हैं। इस साल मई में NHAI ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे बनाकर रिकॉर्ड बना दिया। वहीं बीते साल NHAI ने 105 घंटे और 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबा एकल बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण पूरा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 9 साल में टोल कलेक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 9 साल में ये 4,770 करोड़ रुपए से बढ़कर 41,342 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सरकार ने फास्ट टैग के इस्तेमाल से टोल प्लाजा पर लंबी कतारों से लोगों को निजात दिलाई है। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे से देश को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम किया गया है। सांसद संजय सेठ ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सवाल किया कि क्या सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दे दी है? अगर हाँ, तो इससे जुड़ी जानकारी क्या है और परियोजना की पंजाब सहित राज्य, संघ राज्य क्षेत्रवार अनुमानित लागत कितनी है? क्या ये कार्यक्रम IT पेशेवरों के कौशल के विस्तार और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करेगा? अगर हाँ, तो इससे जुड़ी जानकारी क्या है? क्या MSME के डिजिटल लॉकर ऐप का भी विस्तार करने का विचार है? अगर हाँ, तो इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार के माध्यम से लोगों को होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है? और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विभिन्न सरकारी सेवाएं और सुविधाएं कौन सी हैं? और सरकार द्वारा देश के प्रत्येक हिस्से में डिजिटल प्रिंट को व्यापक रूप से सुधारने और विस्तारित करने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जानकारी दी कि डिजिटल सशक्तिकरण और डिजिटल विभाजन को पाटकर भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के प्रसार के कई फायदे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और IT उद्योग के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, प्लेटफॉर्मों और डिजिटल समावेशन के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों और सरकारी संस्थानों को उच्च गति की कनेक्टिविटी प्रदान करना, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT हार्डवेयर के विनिर्माण क्षमताओं और आत्मनिर्भरता के विकास को और बढ़ाना, सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित मुख्य और व्यवहारिक क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना। देश में साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक समय में साइबर सुरक्षा स्थिति को लेकर जागरूकता पैदा करना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और लेन देन में पारदर्शिता लाना। डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म को डिजिटल रूप से दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को जारी करने और सत्यापन के लिए क्लाउड आधारित मंच के रूप में शुरू किया गया है। डिजी लॉकर सेवा को MSME उद्यमों, कॉर्पोरेट संस्थाओं, संगठनों और अन्य गैर व्यक्तिगत एजेंसियों के लिए एंटिटी लॉकर के रूप में विस्तारित किया जा रहा है, ताकि सुरक्षित और पेपरलेस तरीके से महत्वपूर्ण दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की आसान पहुंच और सत्यापन किया जा सके। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 2021-22 से 2025-26 के बीच 14,903 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इसमें क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए 2,858 करोड़ रुपए, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के लिए 2,328 करोड़ और राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के लिए 1,645 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स और IT हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 628 करोड़, IT और ITES उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 828 करोड़, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और कन्वर्जेंस, संचार और ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजीज में अनुसंधान और विकास के लिए 4,431 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा परियोजनाओं के लिए 2,034 करोड़ और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 149 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। डिजिटल अवसंरचना का निर्माण, नागरिकों को डिजिटल सेवाएं और डिजिटल साक्षरता उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की 1 जुलाई 2015 में शुरुआत की गई थी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अहम हिस्सों की बात करें तो इसमें शहरों और गांव सभी के लिए ब्रॉडबैंड सेवा तैयार करना है। यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी पहल देश में कनेक्टिविटी में अंतर को भरने पर काम कर रही है। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम में सामान्य सेवा केंद्र और बहु सेवा केंद्रों को तैयार किया जा रहा है। ई-क्रांति के जरिए सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार और उन तक पहुंच प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए काम किया जा रहा है। भारत में ई-गवर्नेंस से सरकारी विभागों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनमें सुधार किया जा रहा है। लोगों के उपयोग के लिए मंत्रालयों की ओर से विश्वसनीय डेटा की पारदर्शिता और उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर काम हो रहा है। IT क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स में विभिन्न अल्पकालिक परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जो भारतीय डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर तत्काल प्रभाव डालता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम अत्यधिक सफल साबित हुआ है। डिजी लॉकर्स, ई-अस्पताल, ई-पाठशाला, भीम और UPI ऐप और ई-क्रांति जैसी पहल के तहत हर क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ है। अगस्त 2023 में सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी है। 2017-18 में 92 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जो बढ़कर 2022-23 में 8,375 करोड़ ट्रांजैक्शन तक पहुंच गया। इस दौरान 139 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमता को 2025-26 तक 24 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 10 लाख से अधिक नौकरियां पैदा करने में भी मदद मिलेगी। 23 सितंबर तक देश भर में काम कर रहे कॉमन सर्विस सेंटर की संख्या 5,77,000 से अधिक है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 4,60,000 से ज्यादा कार्यरत है। इसके जरिए नागरिकों को 400 से अधिक डिजिटल सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत नेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। फरवरी 2023 तक 1,89,256 ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड बुनियादी ढांचा तैयार कर दिया गया है। दिसंबर 2022 तक 135 करोड़ से अधिक नागरिकों ने आधार के लिए रजिस्ट्रेशन कराया।
इसी तरह डिजिटल लॉकर के 13 करोड़ 70 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हैं। उमंग ऐप के जरिए सरकार मोबाइल के माध्यम से नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध करा रही है। दीक्षा कार्यक्रम के तहत सभी कक्षाओं के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। समृद्ध योजना के जरिए उत्पाद आधारित स्टार्टअप को बड़े पैमाने पर गति दी जा रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियान, जो विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 6.1 करोड़ से अधिक नागरिकों को प्रशिक्षित किया गया है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग के तहत सुपर कंप्यूटर के लिए इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। अब तक देश भर में 18 सुपर कंप्यूटर हैं। सरकार ने 9 और सुपर कंप्यूटर्स की स्थापना के लिए राशि जारी की है। राज्यसभा सांसद ममता मोहंता ने शिक्षा मंत्रालय से जानना चाहा कि क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि शिक्षा को ग्रामीण विकास के साथ एकीकृत करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में कृषि एक विषय होना चाहिए। अगर हाँ, तो इस संबंध में सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या ये सच है कि स्कूली शिक्षा को इस तरह से अपनाया जाना चाहिए जहां नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों के लिए पसंदीदा विकल्प के रूप में कृषि पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए कृषि और इससे संबंधित विज्ञान विषयों को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, और अगर हाँ, तो इससे जुड़ी जानकारी क्या है, अगर नहीं तो इसके क्या कारण हैं? इस सवाल का जवाब शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने शिक्षा को ग्रामीण विकास और कृषि के साथ इंटीग्रेट किया है। प्राथमिक विद्यालयों में कृषि को एक अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है। ग्रामीण सहित कृषि और विकास का विषय करिकुलम के साथ इंटीग्रेट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मूलभूत सिद्धांत, जो बड़े पैमाने पर शिक्षा प्रणाली के साथ साथ इसके भीतर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस का गाइड करते हैं। इसमें हमेशा ये ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है, विविधता का सम्मान और सभी पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और नीति का सम्मान शामिल है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है ताकि शिक्षार्थियों के पास अपने सीखने के रास्ते और कार्यक्रम चुनने की क्षमता हो और इस तरह वो अपनी प्रतिभा और रुचि के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सके। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में तालमेल रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित स्कूली शिक्षा के लिए NCFSE 2023 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा में स्कूली शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरणों में कृषि से संबंधित सामग्री को शामिल करने पर जोर दिया गया है। NCFSE 2023 में कहा गया है कि विभिन्न विषयों भाषा और व्याकरण, दर्शन, तर्क, इतिहास, वास्तुकला, वाणिज्य, शासन, कृषि, व्यापार तीरंदाजी से लिए गए थे। रचनात्मक कलाओं ने जीवन के सभी पहलुओं में सौंदर्य शास्त्र और सौंदर्य के प्रति संवेदनशीलता की भावना विकसित की। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि मिडिल और माध्यमिक चरणों में अन्य विषयों के साथ साथ ग्रेड 10 में अध्ययन के एक आवश्यक क्षेत्र के साथ इंटीग्रेटेड अप्रोच के जरिए छात्र अपने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को गहन करते हैं और इसका उपयोग ये समझने के लिए कर सकते हैं कि भारतीय संस्कृति और परंपराएं देश भर में कैसे विकसित हुई। इसके अलावा NCFSE 2023 में कृषि से संबंधित कई पाठ्यचर्चा लक्ष्यों और दक्षताओं को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए मध्य चरण में पाठ्यचर्चा लक्ष्य 6 इस बात पर प्रकाश डालता है कि सामग्री में भारतीय और स्थानीय ज्ञान और अप्रोच शामिल होने चाहिए। इसे विद्यार्थियों को स्वदेशी ज्ञान और दृष्टिकोण से जोड़ना चाहिए और उन्हें विभिन्न माध्यमों और दृष्टिकोणों के माध्यम से अपने विश्लेषण और निष्कर्ष पेश करने में सक्षम बनना चाहिए। इसमें फसल पैटर्न, विलुप्त हुई फसलों को पुनर्जीवित करना और सतत पद्धतियां जो ऐतिहासिक रूप से विकसित हुई हैं, इसमें शामिल है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता में खेती की बड़ी भूमिका है। खेती किसानी को परंपरागत तरीकों से आगे ले जाकर आधुनिकता से जोड़ना भी बेहद जरूरी है और ये काम शिक्षा से बेहतर कोई नहीं कर सकता। कृषि शिक्षा को 21वीं सदी के युवाओं के लिए तैयार करना बेहद जरूरी है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए 3 दशकों के बाद आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में खास जोर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैरा 4.27, 5.25, 17.7, 20.3, 23.9 और 4.30 में कृषि का जिक्र किया गया है।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 का पैरा 4.27 भारत के पारंपरिक ज्ञान को लेकर है। पैरा 5.6 में छात्रों को लाभ पहुंचाने के कदमों का जिक्र है। इनमें पारंपरिक स्थानीय कला, व्यवसायिक शिल्प, उद्यमिता और कृषि शामिल हैं। वक्त के साथ बदलाव की जरूरत को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में कृषि आधारित पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। स्कूल स्तर पर कृषि शिक्षा और उसके व्यवहारिक उपयोग का बच्चों को ज्ञान देने से 2 लाभ होंगे। एक लाभ होगा कि गांव के बच्चों में खेती से जुड़ी जो एक स्वाभाविक समझ होती है, उसका वैज्ञानिक तरीके से विस्तार होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि बच्चे खेती और इससे जुड़ी तकनीक, व्यापार, कारोबार, इसके बारे में अपने परिवार को ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। इससे देश में कृषि उद्यमशीलता को भी बढ़ावा मिलेगा। वैज्ञानिक अनुसंधान का खेती से सीधा सरोकार होना जरूरी है। बीज से लेकर बाजार तक खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने, आधुनिक अनुसंधान के फायदों को जोड़ने का काम लगातार सरकार कर रही है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है। एक नजर डालते हैं संसद के दोनों सदनों में आज हुए कामकाज पर। राज्यसभा ने केंद्रीय वस्तु और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक में जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन करके इसके प्रावधानों को ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। इसके अलावा सदन ने अनंतिम कर संग्रहण विधेयक 2023 को चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदस्यों के सुझाव और सवालों के जवाब दिए। राज्यसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही हुई। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान की घटना की सदन में निंदा की गई। सत्तारूढ़ बीजेपी के सदस्यों और मंत्रियों ने सदन में प्रश्नकाल में खड़े होकर कार्यवाही में भाग लिया। लोकसभा ने आज भारतीय न्याय द्वितीय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। चर्चा का गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार अंग्रेजों के जमाने के कानूनों में बदलाव करके आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल बदलाव ला रही है। उन्होंने कहा कि तीनों विधेयकों में व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार के 3 सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा ने दूरसंचार विधेयक 2023 को भी चर्चा के बाद पारित कर दिया। चर्चा का जवाब दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया। लोकसभा में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे 2 और सांसदों को संसद के शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।